छोटी बकरी उस दिन बहुत उत्साहित थी क्योंकि ये उसका जन्मदिन था। लेकिन वो उत्साहित इसलिए भी थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करेगी। छोटी बकरी उत्साह से चहकते हुए अपने भाइयों और बहनों के पास गई। मेरे लिए मेरी माँ का सरप्राइज क्या है? सरप्राइज मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। ओ, अब छोड़िए भी, आप बताओ ना भाई, मेरी माँ के पास मेरे लिए सरप्राइज क्या होगा? अगर मैं बता दूं तुम्हें तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन जंगल के दूसरी तरफ लालची भेड़िया अपने पेट के लिए भोजन की तलाश में था। कुछ समय बाद भेड़िए ने आगे 2 हिरण के बच्चे देखे। वो हिरण पर कूदने ही वाला था उन्हें खाने के लिए, जब उसने उनकी बातें सुनी कि जल्द ही बकरी की जन्मदिन की पार्टी होने वाली है और सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे। तो सभी लोग होंगे वहाँ। हा 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 हा। भूखा भेड़िया 2 हरणों के बजाय 7 बकरियों से अपने पेट को खुश करना चाहता था। वो जल्दी से बकरी की झोपड़ी में पहुंच गया। दरअसल शेफ पांडा और माँ बकरी एक विशाल 4 परत वाला स्वादिष्ट कैंडी से भरा हुआ रंगीन केक बना रहे थे। भेड़िया कल्पना करके प्रसन्न हुआ कि वो केक में छिपा हुआ है और जैसे ही बकरी मोमबत्तियां बुझाने के लिए आ जाती है, वो अचानक केक से बाहर आ जाता है और बकरियों को खा रहा है। उस समय बकरी की माँ ने अपने 2 छोटे शावकों को एक और सरप्राइज के लिए बुलाया। ये गुब्बारा लो, हमारे हाथी दोस्त को दो और उसे इसे फुलाने के लिए कहो। लेकिन खबरदार, ये सरप्राइज है, अपनी बहन को मत बताना। ठीक है माँ। इस बार भेड़िए ने कल्पना की कि उसके पास विशाल गुब्बारा है, जिसने उसे फोड़ा और उसे छोटी बकरियां मिल गई। उसके मुंह में पानी आ गया। इस बार माँ ने दूसरे 2 शावकों को बुलाया। भाग कर जाओ और जिराफ को कहो कि बड़े-बड़े आइसक्रीम कार्ट्स लेकर आए। याद रखना, ये भी सरप्राइज है। आइसक्रीम? इस बार भूखा भेड़िया सपना देख रहा था कि वो आइसक्रीम ट्रक के अंदर छिप जाएगा। वो एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनमें से बकरियों को खाने में कौन सी सही रहेगी। घंटे बीत गए। अंत में सभी तैयारी पूरी हो गई और मेहमान बगीचे में इकट्ठे हुए, एक के बाद एक। बेशक किसी को वुल्फ की योजना के बारे में पता नहीं था। छोटी बकरी और भी खुश थी जब उसने उपहार पैकेज देखे। हाथी मुश्किल से विशाल सरप्राइज गुब्बारा ले आया, जिसे अपने अपनी सूंड से फुलाया था और छोटी बकरी को सौंप दिया। जब बकरियों ने गुब्बारा देखा तो उन्होंने अनुमान लगाने की कोशिश की अंदर क्या होगा। ओह, क्या अंदर एक विशाल छाता है? नहीं, ये भेड़िए के पंजे जैसा दिखता है। एक भेड़िया नहीं। उस पल में जन्मदिन वाली बकरी से रहा नहीं गया और उसने गुब्बारे को जोर से फोड़ दिया। उसमें से निकलने वाली मुलायम सूती कैंडी देखकर बकरियां खुश हो गई। ये एक अद्भुत उपहार है, धन्यवाद। यम 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 यमी। बाद में आइसक्रीम निर्माता जिराफ ने छोटी बकरियों को आमंत्रित किया आइसक्रीम के लिए। सभी बकरियों ने बारी बारी से आइसक्रीम ली, लेकिन तभी आइसक्रीम के डिब्बे हिलने लगे। आइसक्रीम के डिब्बों को हिलता देख सब डर गए, लेकिन बक्से अचानक खुल गए और उसमें से खरगोश मित्र बाहर आया। सरप्राइज! तुमने सोचा था कि मैं नहीं आऊँगा, सही कहा ना? ओह हाँ, मैं बहुत परेशान थी। जब केक का समय आया, महाराज पांडा और माँ बकरी बड़ी मुश्किल से केक को बगीचे में लेकर आए। ये केक उससे भी भारी है जितना हमने सोचा था, शेफ पांडा। सभी मेहमान केक का आकार देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। क्या ये विशाल केक मेरे लिए है? हाँ, आओ, एक इच्छा करो और मोमबत्तियाँ बुझा दो।
इसके बाद सभी लोग केक के पास जमा हो गए। छोटी बकरी ने इच्छा की। जैसे ही उसने मोमबत्ती बुझाई, विशाल केक जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और उस टूटे हुए केक में से एक बड़ा बुरा भेड़िया दिखाई दिया। सभी चिल्लाते हुए भागने लगे। ये उस समय एक ऐसी गड़बड़ी थी कि बकरी माँ उसके शावकों को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। भूखे भेड़िए ने 3 छोटी बकरियों को पकड़ा और भाग गया। मेरी बच्चियाँ, उन्हें जाने दो, तुम विश्वासघाती भेड़िए। तुम मेरे पीछे भाग सकते हो, लेकिन तुम वैसे भी मेरे पास पहुँच नहीं सकते। हा 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 हा। भेड़िए ने सोचा वो जल्दी से भाग जाएगा तो कोई निशान पीछे नहीं रहेगा, पर बकरी माँ को उसके शावकों द्वारा फेंके गए मिठाई के निशान मिलते गए। लेकिन वो वैसे भी अकेली उन्हें बचा नहीं सकती थी, इसलिए उसने भालू मित्र से मदद मांगी और भालू स्वेच्छा से मदद के लिए तैयार हुआ। उस पल जब भेड़िया अब खुद को बकरियों को निवाला बनाने से रोक नहीं पा रहा था, उसी समय उसने भालू की आवाज सुनी। ला 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 ला। क्या बढ़िया खाना है, एकदम अद्भुत। अरे ला 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 ला। भेड़िया वहाँ रुक नहीं सका। उसने बकरियों को पत्थर से बांधा और उत्सुकता से भालू के पास गया। क्या हो रहा है भालू? इस आनंद का कारण क्या है? सड़क के अंत में एक ऐसी दावत का मेज है, यदि तुम उसका एक अंश भी खाओ तो तुम्हें कम से कम 1 साल तक भूख नहीं लगेगी। मुझे लगा कि तुम्हें भी जाना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। ला 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 ला। लालची भेड़िए ने भालू ने बताई जगह जाने का फैसला किया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बकरियों को भी खाऊंगा। हा 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 हा। हालांकि जब भेड़िया वहाँ पहुँचा, उसने ना तो मेज देखी और ना ही दावत। ये जगह सिर्फ एक खाली जमीन थी, चट्टान के किनारे पर। स्वादिष्ट भोजन कहाँ है? उस पल बकरी की माँ छिपी हुई जगह से बाहर आई और भेड़िए को ऐसा सींग मारा कि वो भेड़िया चिल्लाते हुए चट्टान से नीचे गिर गया। बकरी की माँ तुरंत भेड़िए के घर पर आई और एक एक करके अपने शावकों को छुड़ा लिया। ओ, आप हमारे हीरो हैं, माँ। जब वे अपने खुशहाल जिंदगी में वापस लौट रहे थे, बड़ा बुरा भेड़िया समझ नहीं पाया कि ये उसका लालच ही था जिसने उसे हरा दिया था। आलसी लड़की। एक बार की बात है, एक पिता और उसकी 2 जवान बेटियां दूर एक देश में एक साथ रह रहे थे। एक लड़की बहुत मेहनती थी और दूसरी बहुत आलसी। दीदी, क्या आप कभी मदद भी करती हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो, अब मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? मेरे नाखून भी टूट जाएंगे। उनके बूढ़े पिता एक मेहनती इंसान थे, इसलिए हमेशा थक जाते थे। शाम को उनके पास सिर्फ सूप और कुछ रोटी ही खाने के लिए होती थी। एक दिन बूढ़े पिता ने अपनी बेटियों से एक निवेदन किया। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सोच रहा था कि अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और समय आ गया है कि तुम दोनों जिम्मेदारियां उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कोई काम या नौकरी ढूंढो। आप सही कह रहे हैं, मैं कल जरूर कोई काम तलाश कर लूंगी। और तुम्हारा क्या मेरी बच्ची? मेरी बहन को नौकरी मिलनी चाहिए, ये उसकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छा करती हूँ। बूढ़ा अपनी बेटियों को इतना उत्सुक देखकर बहुत खुश था।
अगले दिन जब मेहनती लड़की नौकरी की तलाश में घर से निकली तो उसके पिता उसके पास आए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर कभी भी कोई तुमसे मदद मांगे तो उसे मना मत करना। हमेशा तट पर रहना और अपने काम से प्यार करना, और जो भी काम करो पूरी लगन से करना। धन्यवाद पिताजी, मैं आपकी सलाह कभी नहीं भूलूंगी। ये हुई ना बात मेरी बच्ची। मेहनती बेटी अपनी नौकरी खोजने निकल पड़ी, जबकि आलसी बेटी जिसने कहा था कि वो घर का काम करेगी, उसने कुछ नहीं किया। घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और भी गंदा। मेहनती लड़की कई दिनों तक पैदल चलती रही, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दूर चलने पर मेहनती लड़की को सूखी शाखाओं और जड़ों वाला एक पेड़ दिखा। अरे जवान लड़की, क्या तुम मेरी सूखी शाखाओं को साफ कर दोगी और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दे दोगी? मेहनती लड़की ने पेड़ की सभी सूखी शाखाओं को तब तक साफ किया जब तक कि उसकी हथेलियां घायल नहीं हो गईं और अपने पीने के पानी से जड़ों को भी सींचा। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन अब तुम्हारे पास पानी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद की। मैं अपने लिए पानी ढूंढ लूंगी। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर आगे चलती रही। आगे उसे टूटे और बिखरे हुए हिस्सों के साथ एक चूल्हा मिला। अरे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरी मरम्मत कर दोगी ताकि मैं बेहतर दिखूं? मेहनती लड़की ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और चूल्हे की सभी दरारों को अच्छे से भर दिया। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन तुम मेरी वजह से इतनी गंदी हो गई। ओह कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मेहनती लड़की उस नए से चूल्हे को छोड़कर अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद एक प्यारा मेमना दिखाई दिया, लेकिन वो काला था, सिर से पांव तक कोयले की तरह। हेलो प्यारी लड़की, मैं गलती से कोयले में घुस गया और गंदा हो गया। तुम मुझे नहला दोगी क्या? मेहनती लड़की ने मेमने को झील के किनारे नहला दिया। मेमना पहले की तरह सफेद हो गया और चमक उठा। धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी वजह से भीग गई। तुम्हें मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मैं पहले से ही बहुत गंदी थी, अब मैं साफ हो गई। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर चलती रही। जब अंधेरा हुआ तो उसे एक सुंदर घर मिला। ओह, जहां 7 परियां रहती थी। मेहनती लड़की घर में दाखिल हुई। हेलो, मैं आपके घर बिना अनुमति के आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं एक युवा लड़की हूँ जिसे काम की तलाश है। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो जवान लड़की। हमारे घर में 7 कमरे हैं। तुम्हें हर दिन सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे, लेकिन 7वें कमरे में भूल कर भी मत जाना। मेहनती लड़की ने नौकरी स्वीकार कर ली। जैसा कि परियों ने कहा था, वो पूरे 1 साल तक हर दिन 6 कमरों की सफाई करती रही। उसने कभी 7वें कमरे में प्रवेश नहीं किया। और जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए तो उसने परियों से घर लौटने की अनुमति मांगी। बेशक जवान लड़की, तुम घर जा सकती हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने 7वें कमरे में कभी प्रवेश क्यों नहीं किया। मुझे अपने काम पर गर्व है। मेरे पिता कहते थे कि अपना काम हमेशा ठीक से करो, चाहे कुछ भी हो। मेरे यहाँ रहते हुए मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और यही मैंने किया। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम देना चाहते हैं। चलो आओ हमारे साथ। परियों ने युवा लड़की को 7वें कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा। जब लड़की अंदर गई तो उसने चांदी और सोने के ढेर सारे सिक्के देखे। अब तुम इन सिक्कों के बीच घूमो और जितने भी सिक्के तुमसे चिपक जाएंगे वो तुम्हारे होंगे। मेहनती लड़की सिक्कों में बाएं से दाएं घूम गई।
वो बिल्कुल किसी स्टार की तरह लग रही थी जिस पर पैसे लगे हुए थे। फिर मेहनती लड़की परियों को छोड़कर घर लौटने लगी। रास्ते में उसे मेमना मिला, जिसे उसने पहले नहलाया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। मैं आपकी मदद को भूला नहीं प्यारी लड़की, लो जितने चाहे मोती ले लो। मेहनती लड़की ने मेमने को धन्यवाद दिया और अपनी बाहों और गर्दन को मोतियों से ढक लिया और अपने रास्ते पर चलती रही। चलते चलते अब वो चूल्हे के पास पहुंची, जिसकी उसने जाते वक्त मरम्मत की थी। आपने मेरी जो मदद की उसे मैं नहीं भूला प्यारी लड़की, लो मेरी गर्मा गर्म रोटियां और केक तुम्हारे हैं। मेहनती लड़की ने चूल्हे द्वारा दी गई रोटियों में से कुछ खा ली और उसमें से कुछ घर के लिए रख ली और अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ा आगे चलने पर उसे पेड़ दिखाई दिया, जिसकी डालियां फलों से ढकी हुई थी। इधर आओ प्यारी लड़की, तुमने जो मदद की उसके लिए मैं आभारी हूँ। ले लो, मेरे सारे अंगूर तुम्हारे हुए। मेहनती लड़की ने धन्यवाद दिया और पेड़ से विदा लेकर चलने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना फलदायी अनुभव है। उसके पिता और आलसी बहन ने दरवाजे पर उसका अभिवादन किया। लड़की की गठरी सोने और मोतियों से भरी हुई थी। आलसी बहन को बहुत जलन हुई जब उसने देखा कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है। उन सिक्कों को देखो, मुझे नौकरी पाने के लिए एक अमीर परिवार की तलाश करनी होगी। अगर मेरी बहन के पास मोती है तो मुझे पन्ने मिलेंगे। आलसी लड़की ने अपने पिता से कहा कि वो नौकरी की तलाश में घर से जा रही है। ठीक है मेरी बच्ची, पर तुम तो घर पे भी काम नहीं कर पाती, तो फिर तुम्हें बाहर कैसे काम मिलेगा? आलसी लड़की अपने पिता की बात को पूरा सुने बिना ही चली गई। वो दिन रात चलती थी। थोड़ा और चलने पर वो सूखी शाखाओं वाले पेड़ के पास आई। पेड़ ने लड़की से मदद मांगी। कैसी हो जवान लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस धूप में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। आलसी लड़की आगे बढ़ गई। थोड़ा और चलने पर उसे आगे एक टूटा और बिखरा हुआ चूल्हा दिखाई दिया। चूल्हे ने उससे मदद मांगी। मैं अपने कोमल और नाजुक हाथों को तुम्हारे लिए गंदा नहीं कर सकती, मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। बाय। आलसी लड़की ने चूल्हे की भी मदद नहीं की। तब उसे एक मेमना मिला जो काले कोयले की तरह गंदा था, और मेमने ने उसे स्नान कराने के लिए कहा। छी छी छी, मेरे रास्ते से हट जाओ कल्लूटे। आलसी लड़की भाग गई। क्या आलसी भेड़ का बच्चा है, खुद को धो भी नहीं सकता। और आलसी लड़की जल्द ही एक बड़े घर में आ गई। आलसी लड़की ने इसका फायदा उठाया और घर की मालकिन 7 परियों से काम मांगा। मुख्य परी ने उसे 1 साल रहने और सिर्फ 6 कमरे साफ करने के लिए ही कहा। भूलो मत जवान लड़की, तुम कभी भी 7वें कमरे में दाखिल नहीं होगी। आलसी लड़की ने महीनों तक अनमने मन से 6 कमरों की सफाई की। हालांकि एक दिन उसने अपनी जिज्ञासा के चलते 7वें कमरे में प्रवेश किया। सोने और चांदी के सिक्कों की बजाय अंदर मधुमक्खियां और चमगादड़ थे। मधुमक्खियों ने आलसी लड़की को इस तरह से काटा कि वो चारों ओर से जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी थी। लड़की तुरंत वहां से चली गई और घर की ओर भागने लगी। जैसे ही वो दौड़ी, उसने मेमने को देखा, जिसके मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। लड़की कुछ मोती पाने के लिए मेमने को पकड़ना चाहती थी, लेकिन मेमना उससे दूर भाग गया। लड़की चलती रही। वो बहुत थक गई थी। उसी पल
उसे चूल्हा मिला, जिसकी मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। चूल्हे पर ताजी गरम रोटियां और ब्रेड थे। जब लड़की ने रोटी का एक टुकड़ा लेना चाहा, तो चूल्हा गर्म हो गया और आलसी लड़की के हाथ जल गए। जब आलसी लड़की वहां से भागी, तो वो पेड़ के पास पहुंची, जिसे उसने मदद करने से मना कर दिया था। पेड़ की डालियों पर फलों के गुच्छे थे। जब आलसी लड़की ने कुछ अंगूर लेने की कोशिश की, तो पेड़ दाहिनी ओर झुक गया। लड़की दाईं ओर दौड़ी, लेकिन इस बार पेड़ बाईं ओर झुक गया। इधर उधर भागते भागते वो थक गई। आलसी लड़की ने आखिरकार फल खाने का इरादा ही छोड़ दिया। वो पूरे 2 दिन तक बिना रुके चलती रही और आखिरकार घर पहुंच गई। उसके पिता और बहन ने आलसी लड़की को गंदे कपड़ों में घर लौटते और घायल हालत में देखा और वे बहुत हैरान हुए। आलसी लड़की ने बड़े पछतावे के साथ जो कुछ हुआ था उन्हें बताया। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना दर्द देता है। मेरी प्यारी बहन, अब तुम समझ गई कि मेहनती होना कितना जरूरी है। याद रखो बेटी, अगर जीवन में ईमानदार और मेहनती बनोगी तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद आलसी लड़की फिर कभी आलसी और कामचोर नहीं रही। दोनों बहनों ने कड़ी मेहनत की और उन्हें अच्छा फल मिला और इस छोटे से परिवार का जीवन सुख, शांति और खुशियों से भर गया। कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की, तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले, तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी, तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है।
जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया, पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी।
वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य के सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था, और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़के के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते?
आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे।